मुरली मनोहर जोशी। सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विदेश मंत्रालय की अनुदान संबंधी जो भी इनकी ग्रांट्स हैं उसके बारे में चर्चा करने का अवसर मुझे दिया। मुझे अनुदान के बारे में, उनके आंकड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने जहां उनको देखा है उसमें बहुत से आंकड़े ऐसे हैं, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 1 करोड़। बड़े से बड़े काम जो आईसीसीआर को करने हैं उसमें भी 10-12 करोड़। जो आपको विश्व भर में आपने सेमिनार्स किए हैं, कुछ किए हैं, उसके लिए भी 2 करोड़, 4 करोड़। ये इस बात का सबूत है कि इस तरफ विदेश मंत्रालय का ध्यान ही नहीं है। कल्चरल अफेयर्स से बहुत कुछ हो सकता है, वर्ल्ड अफेयर्स जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। आज तो कल्चरल डिप्लोमेसी बहुत बड़ा स्थान रखती है, सांस्कृतिक कूटनीति का अपना महत्व है। इसी प्रकार से आजकल टेक्नोलॉजी की कूटनीति का बहुत महत्व है, पर मैंने देखा उसका कहीं उसमें उल्लेख नहीं है। शिक्षा भी आजकल विदेश नीति का एक अंग बनी हुई है। अर्थव्यवस्था तो बनी ही हुई है, WTO और ये सारे मामले आज विदेश नीति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि विदेश मंत्रालय का इनमें कोई किसी प्रकार की भूमिका नहीं है। ये चिंतनीय बातें हैं कि विदेश मंत्रालय को अपनी नई भूमिका, नए परिवेश में इसके बारे में विचार करना चाहिए। स्पोर्ट्स ये भी एक अलग प्रकार की कूटनीति करता है। चाइना ने इसके बारे में बहुत कुछ किया है, सारी दुनिया के विश्वविद्यालयों को बुला के उन्होंने अपने यहाँ बड़े कई बार ऐसे फंक्शंस किए हैं। तो आज जीवन के हर एक क्षेत्र के साथ विदेश के संबंध जुड़ गए हैं। टेक्नोलॉजी है, शिक्षा है, संस्कृति है, खेलकूद है, ये सब जुड़ गए हैं उसके साथ। इसके अलावा जो आदान प्रदान है वैचारिक स्तर पर बहुत ज़्यादा आज उसकी आवश्यकता है। दुनिया के बहुत से देश इस प्रकार की संस्थाएं बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इसको देख करके अच्छा नहीं लगता कि हमारी विदेश नीति और विदेश मंत्रालय वही 50-60 साल पुराने ढर्रे पर चल रहा है। तो मेरा पहला अनुरोध आपसे ये होगा कि इस बारे में आप अपने सारे कार्यकलाप का पुनरीक्षण करें और उसको देखें, और जिन जिन मंत्रालयों के साथ आपका संबंध होना चाहिए उसको गहन कराएं। डिफेंस के साथ आपका संबंध बहुत गहन होना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति और डिफेंस ये जुड़े हुए हैं। आप जो वहां के आते हैं, अगर कि हमारे अमुक देश से हमारा मित्र है हमारा, तो यहाँ का जो डिफेंस है वो उसके बारे में वैसे ही सोचने लगता है। अब अगर प्रणब मुखर्जी जिस समय विदेश मंत्री थे वो कह रहे थे कि चाइना, ये हमारे लिए राइज ऑफ चाइना इज ए न्यू सिक्योरिटी चैलेंज टू इंडिया। अब मुझे पता नहीं उन्होंने डिफेंस वालों से, प्रतिरक्षा मंत्रालय वालों से बातचीत की या नहीं, क्योंकि ये हमें वहां नहीं दिखाई दे रहा। अब ये उन्होंने सन 8 में कहा, 2008 में कहा था, अब ये 2010 3-4 महीने हो गए, लेकिन हमें डिफेंस की जो तैयारी है वो इसके अनुरूप दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि विदेश नीति में और डिफेंस मंत्रालय में कोई तालमेल नहीं है, कोई सिंक नहीं है, दोनों का विजन एक नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की विदेश नीति, प्रतिरक्षा नीति, अर्थनीति, विज्ञान की नीति, ये सब इनके बीच में कोई तालमेल नहीं। और इसलिए एक विदेश नीति के बारे में भी मुझे ये कहने में अफसोस है कि वो बड़ी धुंधली है, हेजी है, वो स्पष्ट नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी कोई दिशा नहीं। ये चिंता की बात है। हमारे वित्त मंत्री महोदय अक्सर कौटिल्य का उदाहरण देते हैं। कौटिल्य ने इस बारे में जो कुछ कहा है, अगर उसे पढ़ लिया जाए तो बहुत कुछ बातें साफ हो जाएंगी। कौटिल्य ने कहा है कि विदेश नीति, ये इसका उद्देश्य क्या है। वो कहता है उद्देश्यहीन नहीं होती विदेश नीति, ये एक स्पष्ट दृष्टि के साथ होती है, उद्देश्य के साथ होती है। उसका एक उद्देश्य है राज्य का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना, राज्य का आसपास के देशों में नहीं, दूर तक उसका प्रभाव पड़े, लोग उसके बारे में अच्छी बातें सोचें, उसको शक्तिशाली माने, शक्ति का संचय करे राज्य। और उसके लिए उसने कहा कि राज्य का जो सैन्य बल है वो, राज्य का जो अर्थ बल है वो, ये जरूरी है। और इसलिए उसने कहा है कि विदेश नीति, अर्थनीति, प्रतिरक्षा नीति, ये आपस में जुड़े होने चाहिए और एक दिशा में बढ़ने चाहिए।
उसने ये भी कहा है कि विदेश नीति का एक उद्देश्य दुनिया भर में जहां जहां साधन हैं उन साधनों को अपने राज्य में लाने का होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये उद्देश्य हमारी विदेश नीति से दिखाई देते हैं। फिर उसने ये भी कहा है कि विदेश नीति का एक उद्देश्य शत्रु और मित्र की पहचान करना है और मित्रों का संचय करना है और शत्रुओं को पराभूत करना है, उनको वो हमारे ऊपर हावी न हो सकें ऐसी व्यवस्था करनी है। और इसलिए ये एक जो व्यापक उद्देश्य है विदेश नीति का, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये 2500 साल पहले उसने कहा था, आज की परिस्थिति में इसको हम रीइंटरप्रेट कर सकते हैं और उसके अनुसार विदेश नीति का एक स्पष्ट उद्देश्य हम बनाएं। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर, और उसका एक तर्क ये दिया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है, दुनिया में नंबर 2 पर बढ़ रही है। कभी कहा जाता है शायद हम नंबर 1 पर अर्थव्यवस्था में हो जाएंगे। महोदय, मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि केवल अर्थव्यवस्था से आप इमर्जिंग ग्लोबल पावर नहीं बन सकते। आखिर तो जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्थाएं बड़ी सुदृढ़ हैं और दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्थाएं, लेकिन इनमें से कोई भी इमर्जिंग ग्लोबल पावर नहीं बना, क्योंकि इनकी ये जो आर्थिक शक्ति है ये सामरिक शक्ति में परिणित नहीं हुई है। और इसलिए जब तक आपकी इकोनॉमिक पावर आपकी मिलिट्री पावर में परिवर्तित नहीं होती, उन दोनों के बीच में अनुपात नहीं होता, आप वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते। और अगर आपका ख्याल ये है कि अमेरिका के कंधे पे बैठ के आप वर्ल्ड पावर बन जाएंगे, तो माफ कीजिए, कोई किसी के कंधे पर बैठकर वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता। वो तो आपको अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से बनना पड़ेगा। मैं ये आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इमर्जिंग ग्लोबल पावर कहने का अर्थ अगर यह है केवल कि हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जाएंगे या हमारी विकास की दर, ग्रोथ की दर बढ़ जाएगी, उससे हम कोई इमर्जिंग ग्लोबल पावर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चीन इसलिए ग्लोबल पावर बना क्योंकि उसकी इकोनॉमिक पावर उसकी मिलिट्री पावर में, until and unless the economic power is translated into the military power, you can't become a global power. अमेरिका की अर्थव्यवस्था घट रही है, लेकिन वो बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास एक दृढ़ सामरिक शक्ति है। वो दूसरे देशों को कवर दे देता है, तो इसलिए देश उसके साथ है। आप कुछ नहीं दे सकते। इसलिए आपकी विदेश नीति और ये सामरिक नीति, इन दोनों के बीच में गहन संबंध होना चाहिए। अब प्रणब मुखर्जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि ये इसके बारे में सन 2008 में कहा था। ऑन द डे द चाइनीज नेवल चीफ अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन हिज मेडन विजिट टू इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी सेड चाइनाज राइज वाज इंडियाज न्यू सिक्योरिटी चैलेंज। उस समय आप विदेश मंत्री। मैं समझता हूं कि आपने ये बात इनसे, इनकी फाइलों में कहीं न कहीं होगी, उसको देख लीजिए और फिर आप देखें कि इस इमर्जिंग चैलेंज को हम किस तरह से सामना कर सकते हैं। आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि चीन हमारे लिए क्या क्या कठिनाइयां पैदा करता है। चीन हमारा निकट पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, नेपाल हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब हमारे बिल्कुल निकटवर्ती हैं। इनके साथ हमारा क्या संबंध है और चीन वहां क्या कर रहा है? क्या हमने इन देशों को मित्र बनाया? क्या इनमें हमारा प्रभाव बढ़ा है या चीन का प्रभाव बढ़ रहा है? अभी मेरे पास पिछले साल की एक रिपोर्ट है जो रॉ की तरफ से दी गई है, जो कहता है कि चाइना आउट टू क्लिप इंडियाज विंग्स मेक्स मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन नेबरिंग कंट्रीज टू स्पाइक नेशंस रीजनल एस्पिरेशंस। यानी ग्लोबल तो दूर की बात है, हम रीजनल भी न बन पाए, इसके लिए चीन पूरे प्रयत्न कर रहा है। और आप देखें कि हुआ क्या है और हमने क्या गलती की है। आज चीन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को चीन ने हथियार भी दिए हैं, पैसा भी दिया है और साथ ही साथ उसके मार्फत एक बंदरगाह बाजार में बनाना चाहता है, अरब सागर में जाना चाहता है। इसी तरह से म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ उसके संबंध बढ़ रहे हैं। चिटागोंग पोर्ट को वो विकसित करना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं? श्रीलंका एक अपना चाहता था पोर्ट बनाना, उसको हमने क्या किया? हमने मदद नहीं दी, आज चाइना घुस गया। तो वो देखने की बात है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। वो हम्बनतोटा उनका पोर्ट था जिसको
श्रीलंकन चाहते थे कि हम भारत के लोग उनकी मदद करें, उसको विकसित करें एक मल्टीलेटरल पोर्ट के तौर पर, मल्टीपर्पज पोर्ट के तौर पर। हमने मना कर दिया। अब चीन वहां आएगा, जब चीन उसकी मदद कर रहा है, चीन के जहाज वहां आएंगे तो आपको दक्षिण से घेर लेगा। माले ने इसी तरह से उसके साथ एक समझौता कर लिया और कोई हनी माधु उनका जो बेस है वहां चाइना को बेस बनाने की इजाजत दे दी। चाइना के लोग आएंगे, वहां बेस बनाकर बैठेंगे। तो आप तो घिर रहे हैं। चिटागोंग पोर्ट से उधर जाना चाहता है, ग्वाडार से उधर जाना चाहता है, नेपाल के अंदर अलग से घुसना चाहता है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन घुस रहा है, बिडिंग बहुत लो कर रहा है और नतीजा ये है कि आपको उसने एक तरह से घेर लिया है। आपके अंदर वो और गड़बड़ियां पैदा कर रहा है। उनका एक लेख था जो बहुत पहले मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, पढ़कर सुनाया था, और वो ये था कि जिसमें उसने कहा है कि भारत को 25-30 टुकड़ों में बांट दो। अब ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि अगर वो ये कह रहा है, उसका लेख छप रहा है और उसके तरफ से बराबर कहा जा रहा है कि इसको तोड़ दो हिंदुस्तान, और वो ऐसा लेख लिखने वाला व्यक्ति है जिसको चाइनीज गवर्नमेंट की मदद समर्थन है। कहता 30-32 टुकड़ों में बांट। पहले से भी कहता आ रहा है, कोशिश भी कर रहा है। हमारे यहाँ के उपद्रवी लोगों को, हमारे यहाँ के टेररिस्ट को, हमारे यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट को, हमारे यहाँ के माओइस्ट को, नक्सलाइट्स को हथियार आने की खबरें अक्सर आती हैं, चीन की तरफ से मदद आने की खबरें आती हैं। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हमारे यहाँ नकली दवाइयाँ चाइना की तरफ से भेजी जा रही हैं, इसकी खबरें आती हैं। यानी हमारी अर्थव्यवस्था को हर तरह से नष्ट करने की कोशिश करता है, हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश करता है। हम क्या करें? हमने इसका काउंटर करने के लिए क्या सोचा है? मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था कि एक समय था जबकि हम या तो पाकिस्तान से लड़ते थे तो उस समय चीन चुप रहता, अमेरिका चुप रहता, रूस चुप रहता, फिर कभी चीन से लड़ते थे तो पाकिस्तान चुप रहता। लेकिन आज ये दोनों मिल गए। और पिछली बात भूल जाइए कि जो सन 62 में अमेरिका आपकी पुष्ट पर खड़ा था, अब नहीं है। वो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकता, वो चीन को भी नहीं छोड़ सकता। और अगर भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति आ गई तो फिर से कोई इनमें से आपकी मदद करने नहीं आएगा, अमेरिका आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। उसकी तो कोशिश ये है कि पाकिस्तान को अपने साथ मिला के रखे, उसे अफगानिस्तान से निकल के भागना है। और इसके लिए वहां एक नई थ्योरी आ गई है, गुड तालिबान बैड तालिबान। वो कहता है गुड तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान को छोड़ दो, बैड तालिबान हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए पाकिस्तान को छुट्टी दे दो। क्या होगा? पाकिस्तान को आर्थिक मदद कर रहा है, पाकिस्तान को सामरिक मदद कर रहा है, और आज कन्वेंशनल परंपरागत लड़ाई के मामले में पाकिस्तान आपसे पीछे नहीं है, पाकिस्तान आपसे आगे है। उसके पास अधुनातम हथियार हैं, वो कहां ले जाएगा? चीन से लड़ेगा वो या ईरान से लड़ेगा वो सब पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करेगा। मैंने देखा अभी कि ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि आप बिल्कुल भरोसा रखिए, वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे वो हथियार। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये तो उन्होंने मौखिक कहा है, जनरल आइजनहोवर ने लिखित दिया था कि जब वो पाकिस्तान को हथियार बंद कर रहे थे और हम लोगों ने ये आपत्ति उठाई थी, इस देश के लोगों ने, तब उन्होंने यही कहा था हम गारंटी देते हैं, लिखित। क्या हुआ? हमारे खिलाफ हथियारों का उपयोग हुआ। इसलिए आप अमेरिका की इस गारंटी के भरोसे मत बैठिए, पाकिस्तान की नीयत को देखिए, पाकिस्तान के आज तक के इतिहास को देखिए। इसलिए आप इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए कि जो आज अमेरिका ने नीति बदल दी है पाकिस्तान के साथ फिर से बहुत ज्यादा निकट संबंध लाने की और हिंदुस्तान को थोड़ा सा अलग रखने की, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। आप स्ट्रेटेजिक संबंध बनाए हुए हैं अमेरिका से, बार बार उसकी दुहाई देते हैं, नतीजा क्या? हमें उसका क्या परिणाम मिला? पाकिस्तान के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। वो कहते हैं हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ। मुझे देख के हैरानी हुई। ओबामा साहब ने कहा कि हाँ, हमारी जो ये नीति है इसमें हम शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ जाएंगे पाकिस्तान। व्हाट आर दो शेयर्ड इंटरेस्ट? ये गुड तालिबान बैड तालिबान उनके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, या हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाइयां कर रहा है वो शेयर्ड इंटरेस्ट है?